मानकपुर गांव की राजकुमारी बहुत ही घमंडी थी, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। राजकुमारी के महल में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन किसी के भी बाल राजकुमारी जितने लंबे घने काले नहीं थे। एक दिन राजकुमारी अपने कक्ष में बैठकर खुद को संवार रही थी। तभी रानी आती है और बोलती है, तुम इस गांव की राजकुमारी हो और हमेशा खुद को संवारने में लगी रहती हो। तुम्हें तीर चलाना, तलवार चलाना सीखना चाहिए। क्यों माँ, ये सब सीखने की क्या जरूरत है? मेरी शादी एक सुंदर शक्तिशाली राजकुमार से होगी। राजकुमारी में ये सब गुण होने चाहिए। मैंने भी शादी से पहले अपने पिता के घर में तलवार चलाना और तीर चलाना सीखा था। यहाँ तक कि मैं अपने भाइयों के साथ शिकार पर भी जाती थी। आप ये सब इसलिए करती थी क्योंकि आप मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी। मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए अपनी सुंदरता की देखभाल करना पसंद करती हूँ। अगर मैंने खुद की देखभाल नहीं की तो कहीं सांवली ना हो जाऊँ। तुमने तो ठान ली है कि कभी मेरी बात नहीं मानोगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक मन्नत मांगी थी, इसलिए तुम मंदिर जाकर पूजा कर लो और गरीबों में सोने के सिक्के बांट देना, फिर ये मन्नत पूरी हो जाएगी। ठीक है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी अपनी कुछ दासियों के साथ मंदिर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसके पैर में रूखे सूखे बाल फंस जाते हैं। वो गुस्से में बोलती है, ये रूखे सूखे बाल किसके हैं? मैं अभी इसमें फंसकर गिर सकती थी। राजकुमारी, वहाँ देखो, पेड़ के नीचे एक साध्वी बैठी है। कहीं रूखे सूखे बाल उसके तो नहीं? राजकुमारी साध्वी के पास जाती है और बोलती है, ये अपने बाल थोड़े संभाल के रखो। अगर मैं अभी इनमें फंसकर गिर जाती तब बताती तुम्हें। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने? क्या किसी साध्वी से इस तरह बात करनी चाहिए? ना जाने तुम्हें किस बात का अहंकार है। मुझे अपनी सुंदरता और लंबे बालों का अहंकार है। मेरे बाल तुम्हारे बालों की तरह रूखे कांटेदार नहीं हैं। मेरे बालों को देखो कितने घने और मुलायम हैं। ये जटाई मेरी वर्षों से की गई तपस्या का फल है और तूने इसका मजाक बनाया। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिन बालों से तू इतना प्यार करती है वो तेरे से छिन जाएंगे और तू गंजी हो जाएगी। अगले ही पल राजकुमारी गंजी हो जाती है। उसी वक्त साध्वी वहाँ से गायब हो जाती है। अपनी ऐसी हालत देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है। राजकुमारी अपनी माँ की मन्नत पूरी नहीं करती है और अपने महल चली जाती है। उसके बाद वो अपने कक्ष में जाकर सोचती है, साध्वी बुढ़िया ने ये सही नहीं किया। मुझे कुछ ना कुछ करके ये सब सही करना ही होगा। मैं एक बहुत ही सिद्ध जादूगरनी को जानती हूँ। मुझे उसके पास अभी के अभी जाना चाहिए। राजकुमारी सबसे चुपके जादूगरनी की गुफा में जाती है। जादूगरनी, एक साध्वी बुढ़िया ने मुझे श्राप दिया है, जिसकी वजह से मैं गंजी हो गई हूँ। आप ये श्राप खत्म करने का कोई उपाय बताइए। राजकुमारी, मैं आपका गंजापन दूर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपकी मदद कर सकती हूँ। आप हफ्ते में एक बार आधी रात को उस घर में जाना जहाँ लड़कियाँ बाल खोल कर सोए। आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिसके बाद आप जैसे ही सोती हुई लड़की के पास जाओगी वो गंजी हो जाएगी और उसके बाल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे गंजेपन को ना देख सके। अगर किसी ने भी तुम्हारा गंजापन देख लिया तो तुम उसी वक्त भस्म हो जाओगी। ठीक है, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप मुझे मंत्र बता दो। उसके बाद जादूगरनी राजकुमारी को मंत्र बता देती है। उसके बाद राजकुमारी चुपके से अपने महल में वापस चली जाती है। राजकुमारी किसी को भी अपने गंजेपन के बारे में पता नहीं लगने देती है और सबसे छुप छुप के रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक रानी की तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। राजकुमारी अपनी माँ की मौत के बाद भी सबके सामने नहीं जाती है और न ही अपनी माँ को आखिरी बार देखती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन आधी रात को राजकुमारी कई घरों में ताक झांक करना शुरू कर देती है। तभी उसे एक घर मिलता है जिसमें एक लड़की खुले बाल करके सोई हुई थी। इतना ढूंढने के बाद मुझे एक घर मिल ही गया जहाँ खुले बालों वाली लड़की सो रही है। अब मैं इसके बाल अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजकुमारी उस लड़की के घर के अंदर जाती है और जादूगरनी का बताया हुआ मंत्र पढ़ती है। अगले ही पल वो लड़की गंजी हो जाती है और उसके बाल राजकुमारी के पास आ जाते हैं। राजकुमारी बहुत खुश होती है और अपने महल वापस चली जाती है।
अगली सुबह जैसे ही वो लड़की उठती है, अपना गंजापन देखकर रोने लगती है। 1 महीने बीत जाते हैं और राजकुमारी ने गांव की कई सारी लड़कियों को गंजा कर दिया था। उसी गांव की एक गरीब औरत की बेटी के साथ भी राजकुमारी ने ये किया था। उसकी बेटी बहुत रो रही थी। वो औरत उसे समझाते हुए बोलती है, मेरी बच्ची तो पूरी गंजी हो गई। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है। सारी लंबे बाल वाली लड़कियां गंजी हो रही है। तू चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत। मैं अभी मुखिया रमेश लाल के घर जाकर ये सारी बात बताती हूँ। आखिर उन्हें भी तो पता चले गांव में क्या चल रहा है। वो औरत अपने साथ कई सारी औरतों को लेकर मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, हमारे गांव की सभी लंबे बाल वाली लड़कियों के बाल अपने आप गायब हो रहे हैं। कल रात को मेरी बेटी ठीक ठाक सोई थी और सुबह हमने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बहुत लंबे बाल थे मेरी गुड़िया के। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। उसे इस हाल में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं राजा से कह के सैनिकों को गांव की सीमा पर तैनात करवा देता हूँ। उसके बाद जो भी ऐसा करता है वो पकड़ा जाएगा। उस दिन रात से सैनिक गांव की सीमा और सभी के घर के बाहर तैनात थे। मुझे रोकने के लिए इतने सारे सैनिकों को पहरे पर लगा दिया है। मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं आज तो किसी के बाल लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन कल जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। उसके बाद राजकुमारी अपने महल वापस चली जाती है। राजकुमारी अपने कक्ष में यही सब सोच रही थी। तभी उसे उसकी मरी हुई माँ की आवाज आती है। राजकुमारी, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब तुम ही कर रही हो। माँ, ये तो आपकी आवाज है। हाँ, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। बेटी, साध्वी से माफी मांग लो और ये सब करना छोड़ दो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर तुमने माफी मांग लिया तो वो अपना श्राप वापस ले लेंगी। माँ, मैं आपकी बात कभी नहीं मानती हूँ और अभी भी नहीं मानूंगी। तुम मर चुकी हो, पता नहीं तुम्हारी आत्मा मेरा पीछा कब छोड़ेगी। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए आई हूँ। माँ होना तो सही राह दिखाना मेरा फर्ज है। आने वाले समय में तुम्हारे पिताजी अपना सारा राजपाट तुम्हें दे देंगे और तुम यहाँ की रानी बन जाओगी। लेकिन रानी कभी ऐसी घमंडी और जिद्दी नहीं होती है। मेरी बात मानो और माफी मांग लो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया से माफी नहीं मांगूंगी। मैं राजकुमारी हूँ, ना कि सेविका। इतनी जल्दी मत भूलो, इसी घमंड की वजह से उस दिन तुम्हें श्राप मिला था। राजकुमारी इसका कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह राजकुमारी उठती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कड़ी तैनाती में वो लड़कियों के बाल कैसे लेगी। तभी उसे एक तरकीब सोचता है। इस गांव में कड़ी तैनाती कर दी है ना, अब मैं पास वाले गांव की लड़कियों के बाल लूंगी। राजकुमारी अब पास वाले गांव में जाने की सोचने लगती है, लेकिन उस गांव की औरतों और लड़कियों को पहले से ही इस बारे में पता था, इसलिए वहां की लड़कियां बाल खोलकर नहीं सो रही थी। यहाँ तो किसी ने भी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ रखा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे सुबह होने से पहले अपने गाँव भी वापस जाना है, लेकिन मुझे किसी के बाल नहीं मिले तो मैं फिर से गंजी हो जाऊंगी। कोई तो होगी जिसने अपने बाल खुले छोड़ रखे होंगे। उस गांव की नैना नाम की एक लड़की जो बहुत समझदार थी, उसने राजकुमारी को गांव में आते हुए देख लिया था। वो एक पेड़ के नीचे अपने बाल खोलकर सोने का नाटक करने लगी। राजकुमारी की नजर उस पर जाती है। इस लड़की के बाल खुले हैं। चलो अच्छा हुआ, जाते जाते मुझे खुले बालों वाली लड़की मिल गई। उसी वक्त नैना उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, राजकुमारी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। लेकिन कैसे? इस गांव में सबको पता है कि पास वाले गांव में क्या हो रहा है। आधी रात को मैंने तुम्हें हमारे गांव में आते हुए देख लिया और मैं समझ गई कि तुम वही हो जो सबके बाल लेकर जा रही हो। घमंडी राजकुमारी, अब तुम्हारे सर पर बाल कभी नहीं आएंगे। तुमने बहुत निर्दोष लड़कियों और औरतों के बाल चुराए हैं। ये सब करके तुमने अपने सिर पर और ज्यादा पाप ले लिया है। नैना आवाज लगाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और उसी वक्त राजकुमारी साध्वी के श्राप के अनुसार भस्म हो जाती है। राजकुमारी के भस्म होते ही उन सभी लड़कियों के बाल वापस आ जाते हैं जिनके बाल राजकुमारी ने चुराए थे। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। गौरवपुर नामक राज्य में माधुरी नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसका एक भाई भी था, लखन।
दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। वो दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ कैकई और सौतेली बहन रूपा के साथ रहा करते थे। वो दोनों माँ बेटी माधुरी को हर प्रकार का कष्ट देने की कोशिश किया करते थे। माधुरी की सौतेली बहन रूपा माधुरी जितनी खूबसूरत नहीं थी। रूपा का रंग सांवला था, जिस वजह से वो बदसूरत दिखती थी। इस वजह से कैकई माधुरी को और पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि वो उसकी बेटी से ज्यादा सुंदर थी। एक दिन कैकई माधुरी से कहती है, अरे माधुरी, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। ऐसा कहकर माधुरी जल्दी से कैकई के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। माधुरी की सौतेली माँ को जादू टोना करना आता था। उस समय वो जादू कर रही थी। तभी माधुरी आवाज देती है, माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई हूँ। ठीक है, वहाँ रख दो और यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है माँ। ऐसा कहकर माधुरी वहाँ से चली जाती है और उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी वहाँ लखन आता है और माधुरी से कहता है, क्या हुआ दीदी, आप बड़ी उदास लग रही हो। नहीं नहीं लखन, कुछ नहीं हुआ है। दीदी, मुझे सब पता है, इसलिए आप मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। अब बताओ भी क्या बात है। लखन, माँ हमसे दुर्व्यवहार क्यों करती है, जैसे कि हम उनके कोई नहीं लगते। अरे दीदी, आप माँ की बातों को दिल पर मत लो। मैं हूँ ना आपके साथ, आप चिंता मत करो। हाँ लखन, एक तुम ही तो मेरे अपने हो, तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहकर माधुरी लखन को गले से लगा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद घर के काम करने चली जाती है। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों भाई बहनों से बहुत काम करवाते हैं और दोनों खुद सारा दिन आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लखन दिन भर बाहर का काम कर करके थक चुका था, इसलिए अब दोनों भाई बहन वहाँ से भागने का फैसला करते हैं और उसी रात वो दोनों घर छोड़कर भाग निकलते हैं। भागते भागते वो दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब सुबह होती है तो कैकई आवाज लगाकर माधुरी को बुलाती है, माधुरी, जल्दी से मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। कैकई के चिल्लाने पर माधुरी के रूम से कोई आवाज नहीं आती। माधुरी, अरे ओ माधुरी, कहाँ मर गई? कैकई माधुरी का कमरा खोलती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, तो ये दोनों मनहूस घर छोड़कर भाग गए हैं। कैकई जल्दी से अपने जादुई गोले में उन दोनों का पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि माधुरी और लखन जंगल में सो रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ जंगल में सो रहे हैं। अच्छा हुआ कि ये दोनों जंगल में चले गए। अब देखो कैसे मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर कैकई अपना जादू जंगल के पानी पर कर देती है। अब उन दोनों ने इस जंगल का पानी पिया तो वो दोनों मर जाएंगे। यहाँ माधुरी और लखन उठ जाते हैं। उठने के बाद वो देखते हैं कि वो जंगल में बहुत दूर तक पहुँच गए हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद लखन को बहुत तेज प्यास लगती है। फिर वो दोनों पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुँचते हैं और लखन जैसे ही पानी पीने के लिए पानी हाथ में लेता है तभी उस तालाब से आवाज आती है, हे बच्चे, इस तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते। अगर तुमने पानी पी लिया तो तुम जानवर बन जाओगे। ये सुनकर माधुरी कहती है, भाई तुम इस तालाब का पानी मत पियो। तुमने सुना नहीं इस तालाब ने क्या कहा? उसकी बातें सुन लखन कुछ नहीं कहता और वहाँ से पानी ना पीकर अपनी बहन माधुरी के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद लखन माधुरी से कहता है, दीदी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे आगे कोई तालाब मिला तो मैं उससे पानी जरूर पीऊंगा। मुझे सच में बहुत तेज प्यास लगी है। ठीक है भाई, आगे कोई तालाब मिला तो तुम पानी पी लेना। माधुरी और लखन बहुत देर तक जंगल में चलते रहते हैं। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। लखन जल्दी से दौड़कर तालाब के पास जाता है और पानी पीने के लिए हाथ में पानी लेता है। तभी नदी से आवाज आती है, बच्चे रुको, अगर तुम इस नदी का पानी पियोगे तो तुम जंगली पशु बन जाओगे। ये सब सुनकर माधुरी लखन को पानी पीने से मना करती है, मगर इस बार लखन उसकी बात नहीं मानता और वो पानी पी लेता है।
पानी पीते ही लखन एक खरगोश में बदल जाता है। वो खुद को खरगोश बना देख बहुत दुखी होता है। माधुरी कहती है, भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि पानी मत पियो, मगर तुमने नहीं सुना। अब सुनो, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यहाँ जंगल में बहुत भयानक पशु होंगे, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर खरगोश बना लखन रोने लगता है। तभी कुछ देर चलने के बाद माधुरी को एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें रहने का कुछ सामान तो होता है, मगर उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता था। ये देख माधुरी लखन से कहती है, भाई अब हम यहीं रहेंगे, हमारे लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी। ये सुनकर खरगोश अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है और बोलने की कोशिश करता है। हाँ दीदी। खरगोश को बोलता देख माधुरी बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। अब वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। वो लोग जंगल में घूमते हैं और जंगल से ही कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं और उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर अब माधुरी लखन को लेकर साथ में जंगल नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। ऐसे ही एक दिन लखन माधुरी से कहता है, दीदी कितने दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं गया हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे जाने दो। ठीक है भाई, पर तुम जल्दी आ जाना। हाँ दीदी मैं जल्दी आ जाऊँगा, और हाँ मेरे वापस आने तक दरवाजा मत खोलना, मैं आपको 3 बार आवाज दूंगा तभी दरवाजा खोलना। ठीक है भाई, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लखन वहाँ से दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। बहुत दिनों बाद जंगल में घूमने के कारण लखन बहुत खुश था। वो बहुत सुंदर दिख रहा था। उसका शरीर बिल्कुल दूध की तरह चमक रहा था। उसी समय उस राज्य का राजकुमार युवराज जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं, मगर उनको जंगल में कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। तभी राजकुमार को अचानक खरगोश दिखाई देता है। उस खरगोश को देख राजकुमार उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, मगर वो खरगोश तभी घर जाने के लिए निकलता है। खरगोश भागते भागते घर आ जाता है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी राजकुमार देखता है कि खरगोश झोपड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दीदी दरवाजा खोलो। ऐसे 3 बार खटखटाने पर माधुरी दरवाजा खोलती है। तभी राजकुमार की नजर माधुरी पर जाती है। माधुरी खरगोश को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब पेड़ के पीछे छुपा राजकुमार देख रहा था। ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मेरी तो उससे नजरें ही नहीं हट रही थी, मगर ये खरगोश के साथ क्या कर रही है, मुझे पता लगाना होगा। इतना सोचकर राजकुमार अपने सैनिकों को वापस महल भेज देता है और वो झोपड़ी के पास आकर दरवाजा खटखटाता है। कोई है अंदर, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर माधुरी दरवाजा खोलती है। माधुरी देखती है कि उसके सामने सुंदर नौजवान एक युवक खड़ा है। माधुरी की नजर उनसे हटती ही नहीं। तभी राजकुमार माधुरी से कहता है, माफ कीजिए, मैंने आज आपको यहाँ देखा, इसलिए बस में आपसे बात करने चला आया। मैं इस राज्य का राजकुमार युवराज हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। ये आप क्या कह रहे हो राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? ये सुनकर माधुरी खुश तो होती है, परंतु पहले उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उस पर अत्याचार करते थे। उन अत्याचारों से परेशान होकर ये लोग वहाँ से भागकर इस जंगल में आ गए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये बताइए कि आप मुझसे शादी के लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ राजकुमार, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मुझे ये बात अपने भाई को बतानी होगी। जी बेशक, आप उन्हें बताइए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप कल हमारे राज्य में शाही मेहमान बनकर आइएगा, मैं आपकी राह देखूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। माधुरी को ये सब एक सपने जैसा लगता है। दीदी कौन था दरवाजे पर? माधुरी अंदर आकर अपने भाई को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका भाई भी खुश होता है कि उसकी बहन से कोई राजकुमार शादी करना चाहता है। फिर वो दोनों अगले दिन राजकुमार के राज्य में चले जाते हैं। तभी उनको देख राजकुमार उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है और उन्हें महल में ले जाता है। फिर दूसरे ही दिन राजकुमार और माधुरी की शादी हो जाती है।
अब माधुरी और राजकुमार महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। माधुरी अपने भाई को अपने पास ही रखती है। फिर एक दिन माधुरी की सौतेली माँ कैकई अपने जादुई गोले में उन दोनों भाई बहन का पता लगाती है कि दोनों जिंदा है भी या मर गए। तभी उसे अपने जादुई गोले में दिखाई देता है कि माधुरी तो राजमहल में महारानी की तरह रह रही है और लखन बगीचे में बहुत ही अच्छे से घास खा रहा है। ये सब देख कैकई को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से से शीशा तोड़ देती है और अपनी बेटी को लेकर महल आने के लिए निकल जाती है और चुपके से महल के अंदर घुस जाती है। महल में आने पर कैकई देखती है कि माधुरी अपने कक्ष में आराम कर रही है। ये देख कैकई अपने जादू से अपनी बेटी को माधुरी बना देती है और बिस्तर पर सो रही माधुरी को बेहोश कर देती है। तभी उसकी बेटी रूपा कहती है, माँ हमारा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, अब तुम इस राज्य पर राज करोगी, समझी? ठीक है माँ, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। बहुत अच्छे, अब चलो मैं इस माधुरी की बच्ची को जंगल में छोड़ाती हूँ, तुम तब तक यहीं रुको, ठीक है? ऐसा कहकर कैकई राजकुमारी माधुरी को लेकर जंगल में चली जाती है। इधर लखन अपनी बहन के पास आता है तो रूपा उससे कहती है, अरे अरे ये खरगोश मेरे कमरे में कैसे आया? सिपाही निकालो इसे यहाँ से। महारानी का आदेश सुनकर सिपाही खरगोश को उनके कक्ष से बाहर निकाल देते हैं। ये सब देख लखन बहुत हैरान हो जाता है। ये दीदी को अचानक क्या हुआ? मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? लखन दुखी होकर बगीचे में चला जाता है। इधर कैकई माधुरी को जंगल में छोड़ वापस महल आ जाती है। लखन का अपनी बहन के बिना मन नहीं लगता, इसलिए वो दोबारा अपनी बहन के कक्ष में जाता है तो वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ माधुरी के कमरे में है। यह देखकर लखन चौंक जाता है और वो कमरे से बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। मेरी बेटी, मैं उस माधुरी की बच्ची को जंगल में छोड़ आई हूँ, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब तुम हमेशा के लिए इस राज्य पर राज करोगी। आपका शुक्रिया माँ, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस तुम ये निश्चय करो कि तुम्हें राजकुमार के साथ कैसे रहना है। जैसे माधुरी रहा करती थी वैसे ही तुम्हें रहना है, ताकि राजकुमार को तुम पर शक न हो। ठीक है माँ। ये सब खरगोश सुन लेता है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगल की ओर चला जाता है। वो जंगल में बहुत देर तक माधुरी को ढूंढता है, परंतु उसे उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज दिखाई देते हैं। वो उसके पास आता है। बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोलो तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? बाबा मेरी बहन इस जंगल में है, मुझे उससे मिलना है। क्या आप उसे खोजने में मेरी मदद करेंगे? तभी बाबा आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं और फिर लखन से कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी बहन इस दिशा में मिल जाएगी। और हाँ, ये सब तुम्हारी सौतेली माँ ने किया है। तुम्हें खरगोश भी उसी ने बनाया है। ये सब सुन लखन कहता है, बाबा हमें इस मुसीबत से बचने का उपाय बताइए। ये लो जल। जब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे सामने आएगी तो उस पर ये जल छिड़क देना, तब उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी और तुम पहले की तरह इंसान बन जाओगे। तुम जल्दी से इस दिशा की ओर जाओ और अपनी बहन को लेकर जल्दी राजमहल पहुँचो। ऐसा कहकर बाबा खरगोश के गले में जल का बोतल बांध देते हैं। फिर खरगोश बाबा के बताए हुए दिशा की ओर जाता है। उसे कुछ देर चलने के बाद अपनी बहन दिखाई देती है। खरगोश जल्दी से अपनी बहन के पास पहुंचता है। दीदी तुम ठीक हो ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, तुम्हें पता है? दीदी आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। अब जल्दी से आप मेरे साथ राजमहल में चलो। मुझे साधु महाराज ने ये जल दिया है, इससे हम अपनी सौतेली माँ की सारी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। फिर मैं वापस अपने असली रूप में आ जाऊंगा। उधर राजकुमार जब अपने कक्ष में जाता है तो उसे राजकुमारी सोई हुई दिखाई देती है। तो वो दासी से पूछता है, अरे ये राजकुमारी को क्या हुआ है? ये सोई हुई क्यों है? राजकुमार, महारानी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो सोई हुई है। उनके उठ जाने पर मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है, फिर इन्हें आराम करने दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार कमरे से चला जाता है। इधर माधुरी और लखन महल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी माधुरी दासी के रूप में महल में प्रवेश करती है ताकि उसे कोई पहचान न सके।
थोड़ी देर बाद माधुरी और लखन चुपके से राजमहल के कमरे में चले जाते हैं और माधुरी कहती है, राजकुमार मैं आ गई। राजकुमार माधुरी को दासी के कपड़े पहना देख उससे कहता है, राजकुमारी आप ऐसे दासी वाले कपड़े में क्या कर रही हैं? राजकुमार मेरी सौतेली माँ ने यहाँ आकर मुझ पर जादू करके मुझे जंगल में छोड़ दिया था और यहाँ वो और उसकी बेटी आकर रह रही है। ये सब सुन राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और मंत्रियों से कहता है, अभी के अभी सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। राजकुमार का आदेश मिलते ही सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। तभी राजकुमार राजकुमारी के साथ दरबार में आता है और नकली राजकुमारी और उनकी माँ को बुलाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में नकली राजकुमारी और उसकी माँ वहाँ आ जाते हैं। कैकई जब माधुरी को राजकुमार के साथ खड़ा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। राजकुमार कहता है, इन दोनों को अभी के अभी बंदी बना लिया जाए और कारावास में डाल दिया जाए। तुम क्या मुझे बंदी बनाओगे? मैं कभी किसी के हाथ नहीं आती। अब मैं इस माधुरी की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर कैकई कुछ मंत्र पढ़ती है। इससे पहले कि वो माधुरी पर कुछ करे, माधुरी पहले ही वो जल कैकई के ऊपर छिड़क देती है। तभी उस जल के प्रभाव से कैकई का सारा जादू काम करना बंद कर देता है। तभी राज्य के सिपाही दोनों माँ बेटी को कारावास में बंद कर देते हैं। ये सब देख राजकुमार और राजकुमारी खुश होते हैं। उस जल के प्रभाव से कैकई की सारी बुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। उसी के साथ लखन भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये सब देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।